नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस करेंगे। आज का पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, जिसको हिंदी में संरचनात्मक इस्पातीय खंड बोलते हैं। इस चैप्टर से आपको पेपर कितने नंबर का होने वाला है? 50 नंबर का पेपर होने वाला है। 50 नंबर के पेपर में आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे इस चैप्टर से। किस चैप्टर से? इस्पातीय खंड चैप्टर से। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है हमें बताना है। तो कार्बन की मात्रा स्टील में कितना होता है? स्टील में 1.5% होता है। कितना होता है? 1.5%, 1.5% होता है इसमें कार्बन की मात्रा। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। स्टील के किससे बनता है? तो पिग आयरन से स्टील बनाया जाता है। कच्चे जो लोहे का अयस्क होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसको लोहा जो को हम जब प्रोसेस करते हैं, निष्कापन करते हैं, भर्जन करते हैं, उसके बाद हमें जो लोहा लौह रूप में प्राप्त होता है, तो उसमें कुछ उसके नाम हम बता रहे हैं। पहला क्या होता है? कास्ट आयरन। उसके बाद होता है एक रॉट आयरन। फिर होता है आपका स्टील होता है। फिर एक होता है माइल्ड स्टील। यहाँ पे हम 4 देखेंगे। कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन में 2 से 4%, कितना? 2 से 4% क्या होता है? कार्बन होता है, जो कि इसमें है। 2 से 4% कार्बन होता है किसमें? कास्ट आयरन में। जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन में सबसे शुद्धतम, यह लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। रॉट आयरन में 0.15% उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। और स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में 1.5% कार्बन होता है। कितना? 1.5%, 1.5%। माइल्ड स्टील में कितना कार्बन होता है? माइल्ड स्टील में 0.15% से लेकर 0.3% तक होता है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती थी। स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होता है, 1.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? तो माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.15% से लेकर 0.3% तक होता है। 2 से 4% तक किस में आयरन होता है? तो कास्ट आयरन में। सॉरी, 2 से 4% तक कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन में होती है। 0.15% किस में होता है? रॉट आयरन में। किस में? रॉट आयरन में, जिसको पिटवा लोहा भी कहते हैं, जो लोहे का शुद्धतम रूप है। और 1.5% किस में होता है? स्टील में होता है। और माइल्ड स्टील में कितना होता है? 0.15% से 0.3% तक कार्बन होता है। जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की संपीड़न सामर्थ्य सबसे अधिक होता है। और जो स्टील होता है, या फिर यहाँ पर डी की बात करें, माइल्ड स्टील की आघात वर्धहीनता, क्या बोलते हैं? टेंसिलिटी एंड डक्टिलिटी सबसे अधिक होती है। स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में हम माइल्ड स्टील का ही प्रयोग करते हैं स्पेशली। लोहे का शुद्धतम रूप क्या कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। कौन सा है? पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। रॉट आयरन। रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा 0.15% होती है। कितनी होती है? 0.15%। इस्पात में कितना होता है? तो इस्पात में होता है 1.5%। माइल्ड स्टील में कितना होता है? तो माइल्ड स्टील में 0.15% से लेकर 0.3% तक होता है। और ढलवा लोहे में कितना होता है? 2 से 4% होता है। कितना होता है? 2 से 4% होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक स्टील। कौन सा स्टील? हम संरचनात्मक स्टील, जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है।
तो स्ट्रक्चरल स्टील की दृढ़ता मापांक कितना होता है? दृढ़ता मापांक को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको दृढ़ता मापांक बताना है किसका? स्टील का। तो दृढ़ता मापांक स्टील का कितना होता है? दृढ़ता मापांक स्टील का कितना होता है? तो दृढ़ता मापांक स्टील का 0.84 इंटू 10⁵ से लेकर कितना होता है? 0.98 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल होता है। कितना होता है? अगर हम इसको ऐसे बोले तो 0.8 इंटू 10⁵ से लेकर 0.98 तक होता है। 98 इंटू 10⁶ होता है। अगर आपको यह 2007 के अपडेट के अनुसार इस 0.76 इंटू 10⁵ से लेके 0.98 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल तक होता है रिजिडिटी का मान। किसका? रिजिडिटी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम ये इसको ध्यान देंगे कि 1 न्यूटन mm² किसके बराबर होता है? 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 0.84 इंटू 10⁵ से लेके 0.9 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल को न्यूटन mm² भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और 1000 कितना? 1000 मेगा पास्कल में कितना होता है? 1 गीगा पास्कल होता है। यहाँ पर 7850 क्या होता है? 7850 स्टील का घनत्व होता है। रेखीय प्रसार गुणांक लीनियर, जो इसका क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक होता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होता है? तो 12 क्या होता है? 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस कितना होता है? पर डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है। उसमें रेखीय प्रसार गुणांक जो ऊष्मा के कारण इसमें एक्सपेंशन होता है। और 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल क्या होता है? यह इसका यील्ड क्या होता है? इसका यंग मापांक होता है। क्या होता है? यंग मापांक होता है। यील्ड स्ट्रेस होता है, या फिर ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार हम फिर दोबारा रिपीट करते हैं। तो स्टील का डेंसिटी कितनी होती है? तो स्टील की डेंसिटी 7850 7850 इंटू 7850 kg पर मीटर। सॉरी, कुछ हम और बोल रहे हैं। फिर से 7850 किलोग्राम पर घन मीटर होता है। रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है? तो 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप अगर हम देते हैं तो उसके जो लंबाई है कितनी वृद्धि होगी? तो 12 इंटू 10⁻⁻6 वृद्धि होगी उसमें। इलास्टिसिटी कितनी होती है? स्ट्रक्चरल स्टील की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है? 200 गीगा पास्कल बोलेंगे, या फिर 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल बोलेंगे, या 2 इंटू 10⁵ न्यूटन mm²। और हमारा रिजिडिटी कितनी होती है? तो रिजिडिटी हमारा इसका यहाँ आंसर डी सही है। 0.84 इंटू 10⁵ से लेके 0.98 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा कि संरचनात्मक स्टील होता है, जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है, उसका यंग मापांक कितना होता है? यंग मापांक और क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस ऑफ रिजिड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं।
या फिर सीधा सही इलास्टिसिटी भी बोल दिया जाता है। तो इसका कितना होता है इलास्टिसिटी, इसमें हमारा दिया है वो 2.04 इंटू 10⁵ से लेके 2.18 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल होता है। या फिर इसको मोटे तौर पे कितना हमको बोलते हैं 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल बोलते हैं। या फिर डिज़ाइन में हम यूज जो करते हैं कैलकुलेशन में तो यही यूज करते हैं 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं 200 गीगा पास्कल, कितना बोल सकते हैं 200 गीगा पास्कल बोल सकते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर लीजिए कितना होगा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर होगा, या फिर 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल बोलेंगे, या फिर 200 गीगा पास्कल बोलेंगे। किसका है स्टील की इलास्टिसिटी ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि FE 410 FE 410 WB का तनन सामर्थ्य होता है। तनन सामर्थ्य या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है, तो इसका कितना होता है 410 न्यूटन mm स्क्वायर होता है। जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है किस नेचर का होता है, टेंसाइल नेचर का होता है। यहाँ टेंसाइल, यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि FE 410 बी का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होता है। तो यहाँ पर हम कितना बोलेंगे 410 होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अब यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस उसको बोलते हैं जो उसका सबसे अधिकतम बल हो, अधिकतम उसका स्ट्रेस हो और अधिकतम प्रतिबल हो। यहाँ पर हम ये यह किस में हो सकता है, ये संपीड़न में हो सकता है, तनन में हो सकता है। तो अगर हम मैक्सिमम जब हम बताते हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं बताते हैं किस में है, जो मैक्सिमम होता है उसको ही हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोल देते हैं। और चूँकि हमको जो 410 मिलता है किस में मिलता है, तो तनन के क्षेत्र में, तनन में मिलता है, टेंसाइल स्ट्रेस में मिलता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है FE 410 WB का, तो 410 न्यूटन mm स्क्वायर होता है। कितना होता है 410 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। 250 न्यूटन क्या होता है, तो यील्ड स्ट्रेस होता है। क्या होता है यील्ड स्ट्रेस या पराभव प्रतिबल बोलते हैं, वो कितना होता है 250 न्यूटन mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि FE 410 WB। यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा सा आपको बता दें, FE 410 WB, FE क्या रिप्रेजेंट करता है, आयरन को रिप्रेजेंट करता है, आयरन को रिप्रेजेंट करता है। 410 क्या बताता है, 410 उसका अल्टीमेट स्ट्रेस बताता है। अल्टीमेट स्ट्रेस किस नेचर का, इस चीज़ से नहीं बनता है। ये क्या बताता है, यह क्या बताता है, अल्टीमेट स्ट्रेस बताता है जो कि तनन में है। और W क्या बताता है, यह W का फॉर होता है वेल्डेबल। B क्या है, इसका ग्रेड बता रहा है। A B C जो भी होता है, 3 ठे होते हैं। तो A B C तीनों के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होगा 410 न्यूटन mm स्क्वायर होगा। यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, तो यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, इसका यील्ड स्ट्रेस हम डाया के हिसाब से देखते हैं। तो अगर डाया कितना है, डाया हमारा जो है 20 mm से कम है तो वो उसका कितना होता है 250 होता है। अगर डाया 20 से 20 mm से 40 mm के बीच है तो उसके लिए कितना होता है 240 होता है। कितना होता है 240 न्यूटन mm स्क्वायर होता है। वही अगर 40 mm से डाया अधिक है, कितना है 40 mm से डाया अधिक है तो उसके लिए कितना हो जाता है 230 हो जाता है। फिर से हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, 410 क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। 250 क्या है, 250 जब स्टील बार की जब डाया 20 mm होगा, 20 mm से कम होगा तो कितना हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस 250 हो जाएगा।
यदि डाया को हम 20 से 40 के बीच में रखेंगे तो उसका यील्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। वही अगर 40 mm से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वहाँ पे हम 230 न्यूटन mm² उसका यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 40 के बीच में पूछ रहा है तो हमारा यहाँ सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल स्टील जो संरचनात्मक इस्पात का अक्षीय तनन, एक्सियल टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस, अक्षीय तनन अनुगीय प्रतिबल क्या होगा यदि पराभव प्रतिबल Fy हो तो। अगर उसका Fy दिया हुआ, पराभव प्रतिबल दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सियल टेंसाइल परमिसिबल प्रतिबल क्या होता है। तो परमिसिबल थोड़ा सा हम समझना, परमिसिबल स्ट्रेस की उसको बोलते हैं। परमिसिबल ये है कि हम उस सीमा निर्धारित करते हैं कि इस सीमा के अगर के अंडर तक ही हम इसको क्या मानेंगे, उस पर भार डाला जाएगा या फिर उस पर लोड डाला जाएगा तो वो या इस स्तर तक ही हम इसको मानेंगे कि टूटेगा नहीं। और हमेशा जो परमिसिबल स्ट्रेस मानते हैं एक्चुअल से हम कम ही लेते हैं। एक्चुअल में अगर हम 100 है तो उसका हम बहुत कम करके लेते। तो वही पूछ रहा है कि इसका पराभव प्रतिबल Fy है तो हम एक्सियल टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेते हैं। तो कितना लेते हैं हम, 60% लेते हैं। कितना लेते हैं, Fy का 60%। अगर 60% को हम अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/100। यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, ये कितना हो गया, 0.6 हो गया। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही आंसर। 0.6 Fy क्या होता है, यहाँ Fy क्या है, पराभव प्रतिबल है यहाँ। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि हम डाया कितना लेते हैं। अगर डाया 20 होगा, डाया अगर हम 20 से कम लेंगे तो यहाँ पे Fy का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगर यही 220 से 40 के बीच में अगर हम डाया लेते हैं, 20 से 240 अगर डाया लेंगे तो यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, Fy का मान क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना, 240 हो जाएगा। यही 40 के लिए क्या हो जाएगा, 40 से अगर हम अधिक का बार ले रहे हैं, अधिक का स्टील अगर यूज कर रहे हैं, 40 mm से अधिक डाया का अगर हम स्टील को यूज करेंगे तो उस समय हमारा यील्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा न्यूटन mm²। सबका मात्रक होगा, यूनिट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना होगा, 0.6 Fy क्या हो गया, एक्सियल टेंसाइल हो गया। और आगे ये देख लेते हैं ये किसका है। तो 66% कितना होता है, 66% अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 66% का मतलब क्या हो जाएगा, 66 बट 66/100 हो जाएगा। इसका पॉइंट में वैल्यू 0.66 आ जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, 0.66 Fy क्या हो जाएगा, यह बेंडिंग स्ट्रेस का हो जाएगा। यहाँ पूछता कि बेंडिंग स्ट्रेस अनुगेय प्रतिबल बताइए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 0.66 Fy हो जाता। अगर वहीं पर हमसे पूछ ले कि शियर स्ट्रेस परमिसिबल कितना लेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 0.5 Fy से 0.40 Fy तक लेंगे। और वही अगर हमसे पूछ दे कि बियरिंग स्ट्रेस कितना होगा परमिसिबल में, तो बियरिंग स्ट्रेस 75% लेते हैं, यानी 0.75 Fy। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सल टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस पूछा था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, संरचनात्मक इस्पात स्ट्रक्चरल स्टील का अक्षीय तनन अनुगेय प्रतिबल बताइए। हमको क्या बताना है, अक्षीय तनन अनुगेय प्रतिबल बताना है। यदि पराभव प्रतिबल कितना है, Fy है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग थोड़ा सा है। यहाँ पे क्या अक्षीय तनन नहीं होगा, क्या होगा, बंकन अनुगेय हो गया। क्या होगा, बंकन। क्या होगा, बंकन। बंकन का इंग्लिश क्या हो जाता है, बेंडिंग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बेंडिंग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि स्ट्रक्चरल स्टील का बेंडिंग, क्या बेंडिंग अनुगेय प्रतिबल बताइए। तो बेंडिंग में कितना हो जाता है, 0.75% हो जाता है। कितना हो जाता है इसका, 75% Fy का होगा।
पराभव प्रतिबल का 75% होगा, यानी कितना हो जाएगा 0.75 FY। हमारा इसका डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर डी नहीं होगा, ये क्या होता है हमारा बी सही होगा, क्योंकि जीरो बी किसके लिए होता है? बियरिंग के लिए होता है। हमने पीछे जो ही हो सकता है कुछ हमने उल्टा बोल दिया है। बेंडिंग के लिए कितना लेते हैं? 66% लेते हैं, और बियरिंग के लिए कितना लेते हैं? 75% लेते हैं। तो हमारे यहाँ पूछा गया है बेंडिंग में अनुगीय प्रतिबल कितना होता है? तो बेंडिंग में कितना होगा? 66% होगा। और वही बियरिंग में पूछ ले, क्या पूछ ले? बियरिंग, BEARI, धारण क्षमता पूछ ले, परमिसिबल धारण क्षमता पूछ ले, तो उस समय हमारा कितना हो जाएगा? 75% ले लेते हैं। थोड़ा सा हम दोबारा ये चीज़ को कंफर्म करना चाहेंगे, मे भी हमने पीछे गलत उल्टा बोल दिया है। हमारा 0.6 FY क्या है? एक्सल क्या है? एक्सियल, अक्षीय तनन अनुगीय प्रतिबल है। क्या है? अक्षीय तनन अनुगीय प्रतिबल। 0.66 FY क्या है? यह बेंडिंग क्या है? बेंडिंग अनुगीय प्रतिबल है। क्या है? बेंडिंग अनुगीय प्रतिबल है। ये क्या? 0.45 FY से लेके 0.40 FY, ये क्या है? यह शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस है। और ये क्या है? 0.75 FY क्या है? यह बियरिंग अनुगेय प्रतिबल है। क्या है? बियरिंग अनुगेय प्रतिबल। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? धारण अनुगेय प्रतिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोल रहा है कि संरचनात्मक इस्पात है, स्ट्रक्चरल स्टील है, उसका अक्षीय तनन अनुगेय प्रतिबल बताना है आपको। यदि इस्पात खंड का जो व्यास है 25 mm है, कितना है? 25 mm है, तो 25 mm किसके अंडर में आएगा? 20 से अधिक हो जाएगा, यानी 20 से 40 के अंडर में। किस में आएगा? 20 से 40 के अंडर में आएगा। और 20 से जब 40 होता है तो उसके लिए वाइल्ड स्ट्रेस क्या हो जाता है? ये यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाता है? या जिसको हिंदी में पराभव प्रतिबल बोलते हैं, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? पराभव प्रतिबल 240 न्यूटन mm² हो जाएगा। न्यूटन mm² हो जाएगा। तो 240 न्यूटन mm²। और हम देखा क्या है कि जो क्या होता है 0.6 FY क्या होता है हमारा? एक्सियल तनन अनुगीय प्रतिबल होता है, अर्थात FY का 60%। तो यहाँ हम 60% निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 0.6 मल्टीप्लाई 240, कितना हो? 240। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600, कितना हो जाएगा? 24 से कितना? 1440, अब 0.1 पे लगा दिए, कितना हो गया? 144। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही आंसर ए हो गया हमारा। कितना हो जाएगा? 144 न्यूटन mm² हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको याद करना चाहें, हम सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको सीधा से हमको याद रखना कि अगर 20 mm का डाया है तो उसके लिए FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FY वैल्यू कितनी होगी? FY की वैल्यू 250 होगी। 250 होगी तो उसका 60% क्या हो जाएगा? एक्सियल टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? FA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? FA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका हम क्या करेंगे? 250 का 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 इंटू 10 0.6 इतना हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 150। कितना आएगा? 150 आ जाएगा। 150। तो ये हमारे 20 mm के लिए ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर 20 mm के लिए होगा, 20 से अगर mm से अधिक है तो कितना हो जाएगा? 20 से 40 के बीच में अगर बार का डाया रहेगा तो, सॉरी बार नहीं होगा, यहाँ पे स्टील सेक्शन का डाया अगर रहेगा तो
20 से 40 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। वैसे ही अगर 40 से अधिक रहेगा, कितना 40 से अधिक रहेगा, 40 से अधिक रहेगा एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वाई की वैल्यू 230 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 230 हो जाएगा। और एफ ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, एफ ए की वैल्यू 230 इंटू 0.6, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करने का कितना आ जाएगा 138, कितना आएगा 138 आ जाएगा। कितना 138 यानी 138 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेंगे ये कितने के लिए हो गया 20 to 40 डाया अगर दिया हुआ है तो ये कितने के लिए हो गया, जब 20 से वैल्यू कम है। ये कब हो गया, जब ये 40 से वैल्यू अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देख कैलकुलेशन यहाँ समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें तो ये 25 किसके बीच में आ रहा है, 25 किसके बाद में 20 to 40 mm के मध्य में बीच में आ रहा है। तो इसके लिए एफ आई की वैल्यू कितनी है, तो 240 होती है। एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जिसे एफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एफ वाई का 0.6 होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हमने किया, कितना आ गया हमारा 144 आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा अगर 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 20 के लिए एफ वाई हमारा, हम दोबारा उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अगर एफ वाई कितना हो जाएगा 20 के लिए, एफ वाई कितना हो जाता है 250 हो जाएगा, और 150 इसका एफ ए हो जाएगा। और फिर हम जब 40 से अधिक हो 138 हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर थोड़ा समझना चाहें तो अगर डाया बढ़ रहा है यहाँ पे स्टील सेक्शन का, अगर डाया बढ़ रहा है तो उसके जो एफ ए है एक्सियल टेंसियल स्ट्रेस वो घट रहा है, उसका मान हम कम ले रहे हैं। यदि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।